कि हमारे यहाँ जो लोग नारा लगाते हैं उसको एडिट करके वीडियो बना के कुछ अलग से नारे डालकर बताते हैं कि दुश्मन देश के नारे लगाए गए और हमको आरोप लगा दिया जाता है। तो इस बार आप लोग को बताना है कि हम नारे कौन से लगाते हैं। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। सुन लो योगी जी और सुन लो उत्तर प्रदेश की पुलिस, और आप लोग भी सुन लीजिए खाकी वर्दी वालों। हिंदुस्तान का मतलब होता है इंडिया, इंडिया का मतलब होता है भारत। भारत हमारे खून में है, हमारे नसों में है, हमारे रगों में है। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। शाना बशाना टीवी पर लड़ने वाले संबित पात्रा हो या सुधांशु त्रिवेदी हो, बेबाकी से अपनी पार्टी की तरफ से तर्जुमानी करने वाले पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन लखनऊ से जिनका ताल्लुक है, जनाब सैयद आसिम वकार साहब को तशरीफ लाएं और खिताब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डाइस पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र से आपके बीच आए हमारे भाई पूर्व विधायक जनाब वारिस पठान साहब, हमारे तमाम भाई मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद, हमारे साथी, हमारी माएँ, हमारी बहनें और कानपुर के हमारे सब नौजवान साथी और हमारे बुजुर्ग, एक महीने में उत्तर प्रदेश चुनाव में चला जाएगा। इस बार लड़ाई दो मोर्चों पे लड़ी जा रही है। एक मोर्चा हम उनसे ले रहे हैं जो ये कहते हैं कि मुसलमानों के दो स्थान, हिंदुस्तान को नहीं कहते, वो बांग्लादेश का भी नाम नहीं लेते, वो सऊदी अरब, थाईलैंड, अमेरिका का भी नाम ले लेते। वो हमको बताते हैं कि हमारा स्थान पाकिस्तान या कब्रिस्तान। तो आपके कानपुर में इस मंच से उनको यह कहना चाहता हूं कि सुन लो, हम भारत के रहने वाले हैं और पूरी दुनिया में हमारा सिर्फ एक स्थान है और वो है हिंदुस्तान। तुम कितनी ताकत लगा लो, कितने भाषण दे लो, कितने इल्जामात लगा लो, हमारे आबा अजदाद इसी जमीन पर पैदा होके यहीं दफन हुए हैं, हम भी इसी जमीन में दफन होंगे, हमारे आने वाली नस्लें भी इसी हिंदुस्तान पर तुम्हारे सर पर बैठकर रहेंगी और रहती रहेंगी। दूसरी लड़ाई हमारी किन लोगों से है? एक लड़ाई उन लोगों से है जो हमें हिंदुस्तान का, भारत का नागरिक भी नहीं मानते, और दूसरी लड़ाई उन लोगों से है जो ये कहते हैं कि हमें तुम्हारा वोट तो चाहिए, हमें तुम्हारा साथ इलेक्शन में भी चाहिए, हम तुमको उस वक्त भी चाहते हैं जब हमें दरी बिछवाना है, हम तुम्हारा साथ उस वक्त भी चाहते हैं जब हमें रैली निकालना है, लेकिन हम तुम्हें कुर्सी नहीं देंगे बैठने के लिए। तो इस बार इस चुनाव में हमें और आपको यह कसम खाना है कि हमें उनसे अबकी से कुर्सी भी छीन कर लेना है। मैंने उत्तर प्रदेश में यह सवाल खड़ा किया कि 7% वाले यादव मुख्यमंत्री बने, 4-4 बार बने, 12% वाले जाटवों की नेता मायावती जी 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी, कांग्रेस भी आप लोग मुख्यमंत्री बनाते रहे, लेकिन हम 20% वाले लोग, क्या हमारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि हम डिप्टी सीएम बन जाएं? आप मुख्यमंत्री तो हमें नहीं बना रहे हो, लेकिन आप हमें डिप्टी सीएम तो बना सकते थे।
आप हमें अपने बराबरी की कुर्सी के थोड़ी सी छोटी कुर्सी दे सकते थे, अब आपने तो हमें नहीं दी, लेकिन जनाब असद ओवैसी साहब ने हमें इतना बेदार कर दिया, इतना जगा दिया है कि अब इस बार आपकी कुर्सी भी हम छीनने की ताकत रखते हैं और छीनेंगे इंशाअल्लाह। इस बार लड़ाई सरकार बदलने के साथ साथ मुसलमानों को हक और हुकूक दिलाने की भी है, और यह हक और हुकूक इस इलेक्शन में ले लिया जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान हो, मुसलमानों के जो माली हालात हैं, जो कारोबारी हालात हैं, वो किसी से छुपे नहीं हैं। सच्चाई इस बात की है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, यहां का इंडेक्स ये कहता है, यहां का सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि भारत में 85% लोग गरीब हैं और गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। जिस हिंदुस्तान में 67.8% लोग रोज $2 की कमाई करते हैं, सिर्फ $2, 140 और 150 रुपए कमाते हैं, आज सवाल उन लोगों के लिए है सरकार से कि जो लोग 150 रुपए रोज कमा रहे हैं, अगर वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो कैसे देंगे? अगर वो बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं तो कैसे देंगे? आज सरकारी स्कूलों में जो एजुकेशन का स्तर है, तालीम का स्तर है, वो इतना नीचे गिर चुका है, इतना नीचे गिर चुका है कि वहां कोई अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करता। और प्राइवेट स्कूलों में तालीम का माफियाकरण कर दिया गया है। एजुकेशन माफियाओं के हाथ में चली गई है। फीस के नाम पर गरीबों का खून चूसा जा रहा है। एक एक क्लास की मिनिमम फीस, छोटे छोटे क्लास की 6,000, 7,000, 5,000, 8,000, 10,000। जो आदमी 150 रुपए रोज कमा रहा है, वो कैसे इतनी फीस देगा? अगर किसी के 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, तो जिस आदमी की इनकम ही 5,000 रुपए है, वो अपने बच्चों की फीस कैसे 20-25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए महीना भरेगा? क्या सरकार को यह दिखाई नहीं पड़ता है? मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मैंने ये सीखा। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भारत के लोगों को यह बताया कि नेता कैसा होना चाहिए। कि जो बैठे हैं आपके सामने जनाब असद साहब, ये और इनके छोटे भाई जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, उनके बारे में एक बात आप लोग को बता दें कि हैदराबाद में 12 इंटर कॉलेज हैं। उन इंटर कॉलेजेस में 17,500 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जाता है। नंबर 1 की एजुकेशन दी जाती है। किसी बच्चे से फीस नहीं ली जाती है। किसी बच्चे से यह नहीं कहा जाता है कि यूनिफॉर्म तुम्हारे घर वाले देंगे। दवात, कलम, रबड़, कापी, किताब, बस्ता, जूता, मोजा, पेंसिल, ये लोग देते हैं सलारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से। 17,500 बच्चों को अगर कोई मुफ्त में पढ़ा सकता है तो वो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके हमारे रहनुमा जनाब असद साहब और अकबर साहब हैं। मिसाल पेश की है जनाब अकबर साहब ने, असद साहब ने। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं, हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई है। इस बार आप जितने भी विधायक जिताकर भेजेंगे, और अगर हम सरकार में आते हैं, अगर क्या आएंगे इंशाअल्लाह, बिल्कुल आएंगे सरकार में, तो गिरेबान पकड़कर मुख्यमंत्रियों को हम मजबूर कर देंगे कि सरकारी स्कूलों को ठीक करो और प्राइवेट में फीसें इतनी कर दो कि हर गरीब अपना बच्चा पढ़ा सके। लड़ेंगे आप लड़ाई, ये अपने बच्चों की लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात, 3% राजभर अपना मुख्यमंत्री बनाने का दावा पेश करते हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, पार्टी भी बनाते हैं। 6-7% के निषाद, उनको भी डिप्टी सीएम बनना है, मंत्री बनना है, एमएलए, एमपी, एमएलसी सब बनना है, पार्टी बनाते हैं। 6% के जाट, जैन चौधरी की पार्टी के लोग भी पार्टी बनकर खड़े होते हैं, चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन में आते हैं, सीटें मांगते हैं, उनको भी डिप्टी सीएम चाहिए।
कृष्णा पटेल, पटेलों की पार्टी बना के 2% पटेल, उनको भी मुख्यमंत्री बनना है, उनको भी डिप्टी सीएम बनना है, वो भी अलायंस में आते हैं और अखिलेश जी उनको भी लेते हैं। केशव दत्त मौर्य महान दल के नाम से दल बनाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इटावा, औरैया, आगरा, कानपुर, एटा, मैनपुरी, और उसके बाद में वो भी खड़े होते हैं, अपनी तंजीम बनाते हैं, उन्हें भी मंत्री बनना है, वो भी पार्टी बनाएंगे, उनको भी मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनना है। अखिलेश जी उनको भी सीटें देते हैं, वो भी 4% के लोग हैं। 3% वाले को दोगे, 6% वाले को दोगे, 5% वाले को दोगे, 4% वाले को दोगे, खुद 7% हो गए, खुद भी मुख्यमंत्री बनोगे। हम 20% हैं, हमें कौन देगा? हम अपना हक तुमसे अगर मांग रहे हैं तो तुम्हें देना होगा। हम 20% है। सबसे पहला हक अगर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने का है तो वो हमारा और हमारे लोगों का है। हम अपराध नहीं कर रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैला रहे हैं। हमें अपना हक चाहिए, और अगर हक नहीं दोगे तो गले में हाथ डाल के हक निकालना भी हम जानते हैं। आज भारत में यह साबित करना है कि हम सो नहीं रहे हैं, हम सिर्फ आराम से लेटे थे, अपने वक्त का इंतजार कर रहे थे कि हमारा भी कोई लीडर आएगा जो लड़ाई लड़ेगा। हमारे लीडर आ गए, हमारे रहनुमा ने हमें बता दिया कि लड़ाई का तरीका क्या होगा। पहले जमाने में घोड़े, तलवारें, तीर, कमान, बल्लम, बर्छी, भाला लेकर लोग चलते थे, दूसरे मुल्कों में जाकर फौज बनाकर अटैक करते थे, जीतते थे। आज का तरीका लोकतंत्र में क्या है? क्या है? वोट का तरीका है। यह आपकी तलवार भी है, यह आपकी बंदूक भी है, यह आपका फाइटर प्लेन भी है, यह आपका बुलेट मोटरसाइकिल भी है, यह कार भी है। आज का जो तरीका है वो है वोट। अगर आज आपको अपनी बराबरी की सीट पर बैठना है, अपने हक की बात करना है, अपने मंत्री बनाना है, अपने मुख्यमंत्री बनाना है, और इवन प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं हम, और बनाना है तो हमारा तरीका, हमारी तलवार है वोट। इस वोट को उठाइए और लड़िए, और लड़ने के बाद इंशाल्लाह जीत उसकी होगी जिसके साथ अल्लाह है, और अल्लाह हमारे साथ है। हम बेईमान लोग नहीं हैं। एक साहब ने हमसे कहा राज भर चले गए, वो आपको धोखा दे गए। मैंने कहा धोखा उन्होंने नहीं दिया, असद साहब ईमानदार आदमी है। असद साहब के दिल में इतनी बेईमानी ही नहीं है कि वो किसी को बेईमानी की नजर से देखें। उनके साथ तो उनके सामने जो आता है वो सबको अपनी तरह देखते हैं कि मैं ईमानदार तो ये भी ईमानदार। वो तो बाद में मालूम पड़ता है कि खून कौन सा था, वो तो बाद में मालूम पड़ता है कि हड्डियों बोटी कौन सी थी। जो थी वो दिखा दी, तुमको पूरी इज्जत दी, तुमको पूरा सम्मान दिया, तो तुम क्या समझते थे कि हमें लड़ाई नहीं आती, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे कंधे पर बैठ कर लड़ रहे हैं। ये दिमाग में डाल लो कि जो लोग ये समझते हैं हमें लड़ाई नहीं आती है, उनको ये बता दो कि हम 1400 साल से लड़ते चले आ रहे हैं और जीतते चले आ रहे हैं। ये लड़ाई भी जीतेंगे, और हम इसलिए लड़कर जीतते हैं कि ऊपर अल्लाह है और नीचे अल्लाह को मानने वाले ये लोग हैं, और जिनके साथ अल्लाह होता है, अल्लाह की मदद होती है, वो हारते नहीं हैं, वो जीतते हैं। वक्त कम है, एक वादे के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप लोग के बीच अपना कैंडिडेट उतारेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में उम्मीद के साथ आई है। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो भी कैंडिडेट आएंगे आपके बीच में, उनको अपना कीमती वोट देकर इस बार जिताइएगा। तो ये भी बता दीजिएगा कि हम जाग रहे हैं, और इस बार वो जो कुर्सी लगती है सचिवालय में, विधानसभा में, उस कुर्सी में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके बराबर वाली कुर्सी जो डिप्टी सीएम की होगी उस पर कौन बैठेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाला बैठेगा। एक बात और, अक्सर हमारी मीटिंग्स में एक आरोप लगा दिया जाता है
कि हमारे यहाँ जो लोग नारा लगाते हैं उसको एडिट करके वीडियो बना के कुछ अलग से नारे डालकर बताते हैं कि दुश्मन देश के नारे लगाए गए और हमको आरोप लगा दिया जाता है। तो इस बार आप लोग को बताना है कि हम नारे कौन से लगाते हैं। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। सुन लो योगी जी और सुन लो उत्तर प्रदेश की पुलिस, और आप लोग भी सुन लीजिए खाकी वर्दी वालों। हिंदुस्तान का मतलब होता है इंडिया, इंडिया का मतलब होता है भारत। भारत हमारे खून में है, हमारे नसों में है, हमारे रगों में है। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।